हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज का डिस्कशन करेंगे। फॉलो मी। Reactivity series is a series। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करें, जाने कि होती क्या है ये रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें सभी मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको टॉप पे रखा गया है, जो सबसे कम रिएक्टिव है उसको सबसे नीचे रखा गया, और ऐसे ऊपर से नीचे तक उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है रिएक्टिविटी के बेस पर। तो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? इज ए सीरीज इन विच metals are arranged in the decreasing order of their reactivity। तो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत सारे मेटल्स हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो हम इसको यहाँ पर बनाते हैं, देखिए आप। कौन कौन से मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में? ये थोड़ा छोटे छोटे लिखे हैं, आपको शायद नहीं दिख रहे हो, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बड़ा लिख रही हूँ। इनको लिखना सबको एक ही उसमें है, एक ही लाइन में लिखना है। अब मैं 2 लाइन में आपको लिख करके दिखा रही हूँ जिससे आपको कि ये समझ में आए। अगर ये समझ में नहीं आ रहे होंगे लेटर तो ठीक है। मैंने थोड़ा दूर दूर लिख दिया है जिससे आपको समझ में आए। वैसे जब आप कॉपी में लिखेंगे, अपने रजिस्टर में नोट्स बनाएंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, एक ही लाइन में इन सबको लिखना है। आपको क्लियर समझ में आ जाए इसलिए मैंने दूर दूर 2 लाइनों में लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये मेटल्स हैं पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो हम कर सकते हैं। अब याद कैसे करें? गड़बड़ी हो जाती है याद करने में। ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज की
जो सबसे ऊपर है ये वाली कैसी है, ये इधर लिख रही हूँ, मोस्ट रिएक्टिव। इसके ऊपर भी एक और मेटल है लिथियम, उसको भी लिख ही लीजिए, Li। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सी हो गई, जो सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गई, तो ये हो गई मोस्ट रिएक्टिव। और जो सबसे नीचे है वो हो गई कैसे, लीस्ट रिएक्टिव। सबसे नीचे वाली सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे ऊपर वाली सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए मैंने यहाँ हाइड्रोजन को लेकर रखा है और इसके चारों तरफ ऐसा कर रखा है, ये एक विशेष पर्पस से करके रखा हुआ है, ध्यान दीजिए आप। और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज डाउन, ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है रिएक्टिविटी। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, याद रखने का तरीका ये है कि हम इसको पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने सिंबल के लिए राइम्स बना ली थी, वैसे ही हम यहाँ भी इन सिंबल्स के लिए राइम बना लेंगे और इजीली उसको हम याद कर लेंगे। तो क्या राइम है, इसको मैं वहाँ जो बड़ा बड़ा लिखा है आपके समझने के लिए उसके साथ में लिख रही हूँ, फिर उसको मिटा दूंगी, तो आप यहाँ से नोट कर लें। इसको याद करने का तरीका ये है कि ली का बा काना, ऐसे सिंपल सिंबल में हम चेंज करते जाएंगे गाना गाते हुए, है ना। ली का बा काना मांगे आलू, जिंदा फे नी शन, प्रभा है क्यों हैगी आग और पीटी। क्यों हैगी आग और पीटी, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये याद है तो हमें केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो रटने नहीं पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब हम ऐसे ही निकाल लेंगे। इसीलिए याद होना बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। तो एक बार इसको फिर से लिख रहे हैं, देखिए आप, अब की बार आप राइम्स बोलेंगे नहीं, सिर्फ सीरीज को जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है। क्या है, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा इसको, तो मिटा देते हैं। राइम लिख ली होगी आपने। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, अब हम ये देखेंगे।
रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो तो सबसे ज़्यादा, बहुत सारे हैं, इसके 4-5 पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं, और अगर आपको ये 4-5 याद हैं तो आगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेस पर सॉल्व कर सकते हैं, रटना नहीं। इसीलिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाने के पहले ये पढ़ाया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने यहाँ पे ये सब समझ लिया है तो metals above in the reactivity series are more reactive than the metals below in it, and the metal high in the reactivity series, यानी कि जो मेटल ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में है वो अपने से नीचे वाली मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड दिस मेटल कैन डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। मतलब मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। वो रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी? ऊपर वाली मेटल होगी। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गया? द मेटल हायर इन द reactivity series is more reactive than the metal lower in the series, and more reactive metal can displace less reactive metal from its salt सॉल्यूशन। यानी मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाली मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं Na2SO4, प्लस बेरियम। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तब तो आप सही जवाब दे सकते हैं, और मैंने ऐसा भी लिख दिया कि MgCl2 प्लस जिंक जिंक प्लस FeSO4 ऐसा लिख दिया। ठीक, तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तब तो आपका जवाब सही होगा। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता नहीं है तो आपने यहाँ लिखा BaSO4 प्लस 2Na, यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे ZnCl2 प्लस Mg, और यहाँ लिख देंगे क्या? ZnSO4 प्लस Fe, क्योंकि जैसे ये रिएक्शन हो रही है आप इसको देख करके ये रिएक्शन लिख देंगे, जबकि ये रिएक्शन जो भी ऐसी वाली रिएक्शन है इनको देखने के लिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमें क्या सोचना पड़ेगा? पहले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो है Na2SO4 प्लस Ba, ये हमें आंख बंद करके BaSO4 प्लस Na नहीं लिखना है, पहले देख लेना है कि बेरियम में और सोडियम में ये दोनों मेटल्स में कौन सी मेटल ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहाँ आपको कौन सी मेटल ऊपर दिख रही है?
बेरियम ऊपर दिख रही है, सोडियम नीचे है, इसका मतलब बेरियम इसको डिस्प्लेस कर देगी, तो BaSO4 प्लस 2Na। मैग्नीशियम है MgCl2 प्लस Zn है, इनको देखिए, दोनों मेटल्स को, मैग्नीशियम को और जिंक को देखिए, तो मैग्नीशियम है ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में और जिंक है नीचे। इसका मतलब मैग्नीशियम को जिंक डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए था? यहाँ आपका आंसर फिर, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तभी आप सही लिखेंगे, अदरवाइज तो ऐसा ही लिखेंगे। तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए था? नो रिएक्शन। और रीजन क्या होना चाहिए? रीजन ये होना चाहिए कि बिकॉज जिंक इज, यहाँ पर देखिए, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, लेस रिएक्टिव है इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। अभी यहाँ देखिए जिंक प्लस FeSO4, तो अभी ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, क्या होगा? फिर से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखें और डिसाइड करें। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक मेटल को देखें और Fe मेटल को देखें। तो जिंक मेटल कहाँ पर है? यहाँ है। Fe कहाँ है? यहाँ है। यानी जिंक इज हायर देन Fe इन द रिएक्टिविटी सीरीज, या हम कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इट मीन्स जिंक में डिस्प्लेस Fe फ्रॉम FeSO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है या आपने लिख रखी है अपनी कॉपी में, वो सही है आपकी। तो अभी आपको क्या देखा आपने? रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी टाइप की रिएक्शन है ये वाली। जो रिएक्शन है एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक मेटल जो है, देखिए एक मेटल उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन कर रही है और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रही है उसके साल्ट सॉल्यूशन से। इनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो ये हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको पहले पढ़ाया कि अब आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहीं से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, वो एक है, मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, CuSO4 प्लस Fe सॉलिड, CuSO4 एक्वस इक्वल टू, अब देखिए क्या बनेगा। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप बता देंगे। देखो Fe प्लस CuSO4, Fe है यहाँ और Cu कहाँ है? यहाँ नीचे, यानी Cu इज लेस रिएक्टिव। तो क्या करेगा, जो ज़्यादा ताकतवर है वो मेटल साल्ट सॉल्यूशन में से उसको धकेल देगी, यानी Fe इससे ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu सॉलिड। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बनता है, कैसा वाला? लाइट ग्रीन बनता है। और ये कॉपर कैसा है? ब्राउन पाउडर के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैंने यहाँ भी आपको अभी बता दिए। तो एक तो ये हो गई रिएक्टिविटी सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक कि मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर है वो अपने से लोअर वाली को डिस्प्लेस कर देंगे। अब हम इनका दूसरा कैरेक्टर पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, या कैरेक्टरिस्टिक हम बोलें तो द मेटल्स above हाइड्रोजन, इसीलिए देखिए हमने ये लगाया हुआ था, है मेटल्स above हाइड्रोजन in the reactivity series liberate hydrogen gas on
reaction with dilute mineral acids। डायल्यूट मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड होते हैं जैसे H2SO4 HCl वगैरह ये। तो while metals below hydrogen in the series cannot displace हाइड्रोजन। डिस्प्लेस हाइड्रोजन या लिबरेट हाइड्रोजन एक ही बात है ना। यहाँ पे ये टर्म डिस्प्लेस लिखा है, डिस्प्लेस लिखना चाहो या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो लिबरेट, एक ही बात है। तो द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस या लिबरेट H2 गैस फ्रॉम मिनरल एसिड्स। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। फ्रॉम, मैं ज़्यादा नीचे नहीं लिख रही हूँ, शायद ब्लैक बोर्ड आपको यहाँ से ना दिखे इसलिए मैं यहीं लिख दे रही हूँ। कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम मिनरल एसिड्स। ठीक है, मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाली ये सारी मेटल्स हैं, ये सभी। अब देखो आपको इतनी सारी रिएक्शनें याद हो गई, अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है रिएक्शन को बार बार, आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई। आपसे कोई पूछे कि ये वाली मेटल एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी नहीं करेगी, आपको तुरंत क्या देखना है? अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, अगर रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगी। तो आपको यहाँ दे दिया सपोज कि पहले एक दो एग्जाम्पल बता देती हूँ फिर क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप जरा, जिंक प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2 गैस। Zn सॉलिड प्लस HCl एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? ये कैसा है? डाइल्यूट। डाइल्यूट हम यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं डाइल्यूट HCl। ZnCl2 एक्वस बनेगा प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस इससे लिबरेट होगी। जिंक H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, Zn प्लस H2SO4, ये भी मिनरल एसिड है। HCl भी मिनरल एसिड है और H2SO4 भी मिनरल एसिड है, इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, अगर जिंक की जगह हम कोई और मेटल ले ले, सपोज Mg ले लिया, Mg प्लस डाइल्यूट HCl इक्वल टू, Mg कैसा है? सॉलिड। तो यहाँ क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2 गैस। अगर हमने Mg के साथ ले लिया H2SO4 तो क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस H2 गैस। तो इस तरह से हम, अगर दिया गया, सपोज ऐसे दिया जाता कि इन रिएक्शंस को कंप्लीट करिए, क्वेश्चन आपको दिया जाता तो आप इजीली कर सकते थे, क्योंकि आपने बस ये देखना है कि कौन सी मेटल्स है। अगर वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है और एसिड से रिएक्शन कर रही है देन इट विल लिबरेट हाइड्रोजन, और अगर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है देन इट विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द मिनरल
एसिड। सो हम ये देख करके इजीली बता सकते थे। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। Which of the following metals will liberate H2 gas on reaction with HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा क्वेश्चन है आपका Ag, Fe, सोडियम, Au, निकल, प्लेटिनम। तो आपका इसके लिए इजीली हो गया ना जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसका जवाब दे सकते हो क्योंकि आपको पता है। फटाफट छांट लेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, मेटल, और रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे कौन सी मेटल है। नीचे का मतलब कहाँ से नीचे, हाइड्रोजन से नीचे जितनी मेटल है ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेंगे, हाइड्रोजन जो ऊपर वाली है वो कर देंगी। फटाफट आप टैली करेंगे, यानी दिमाग में अगर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यहाँ से हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी पता कर सकते हैं कि कौन सी मेटल की ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, यानी कौन की पावर ज़्यादा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज़्यादा अच्छा है। जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाता है। तो जिस किसी को भी वो इलेक्ट्रॉन देगा उसको वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसको और डिटेल में आप उसमें पढ़ेंगे, अभी रेडॉक्स रिएक्शंस का टॉपिक पढ़ाऊंगी तब। फिलहाल में आप इतना ही समझ लीजिए कि जो जिसको इलेक्ट्रॉन देता है, कोई भी एलिमेंट अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास रिड्यूसिंग पावर है, यानी दूसरे को रिड्यूस करने की पावर है, और खुद लेकिन ऑक्सीडाइज होगा। जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जितने भी मेटल होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी ये सभी कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनके पास काहे की पावर होती है, रिड्यूसिंग पावर होती है। दूसरे मेटल्स को वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, वो उसके पास रिड्यूसिंग पावर होती है। तो हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर की मेटल्स को देखेंगे ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी। ज़्यादा रिएक्टिव से यही मतलब होता है कि जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी, यानी मेटल्स above in the series, higher in the series will lose electron easily। ठीक है, यानी will oxidize easily। इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रही है। तो करेक्टर नंबर 3 क्या हो गया, मेटल्स above in the series readily form positive ion, then the metal below in the series। इसी बात को हम क्या कहेंगे, यानी कौन सी पावर हो गई,
इलेक्ट्रॉन दे करके दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की पावर को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग पावर, है ना? तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स, ऊपर से नीचे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी, तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स डिक्रीज डाउन the series and tendency of oxidation। समझ जाइए, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब खुद के ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, खुद अपने आप के ऑक्सीडेशन। जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद रिड्यूस होगा, तो उसको हम कहेंगे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन ब्रैकेट में लिख लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, वैसे इसमें कौन से मतलब 10th के हिसाब से आपके 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक फर्स्ट पॉइंट कौन सा बताया था, जिसमें हायर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है, और दूसरा पॉइंट ये कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th के लिए। और ये जो 3 पॉइंट हैं ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं। एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाए हैं कि अभी आप अगर 11th 12th तक भी आपसे कोई पूछा जाए कि इसको रिड्यूसिंग पावर के क्रम में लगाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में लगाइए, जैसे दक्षिणा वगैरह का एग्जाम देने जाते हो आप, तो वहाँ पर भी आप उस लेवल के सवाल भी सॉल्व कर सकते हो। 11th के क्वेश्चन भी इन पॉइंट्स को अगर आपको ये याद रखेंगे तो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने ये 3 पॉइंट आपको ज़्यादा बता दिए हैं। तो यहीं से मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ और एक बात आपको ये बता रही हूँ कि 10th की बुक में आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये जो एलिमेंट्स का ये सीरियल है वो ऐसे दिखेगा। ऐसा दिखेगा ऊपर, ये वाला इतना डिफरेंट होगा 10th की बुक में। तो ये एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखेंगे तो, बट दूसरे रेफरेंस बुक वगैरह में देखेंगे तो जो मैंने ऑर्डर पढ़ाया है वही है, और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक में है उसमें करेक्ट ऑर्डर छपा है, जो मैंने पढ़ाया वो उसी ऑर्डर में है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को जो 12th की एनसीईआरटी की बुक में ऑर्डर दिया है वो बताया है, और ये वाला ऑर्डर नहीं बताया है, ये 10th की बुक में दिया गया है रिएक्टिविटी सीरीज का ऊपर से नीचे। और ज़्यादातर जो रेफरेंस बुक हैं जैसे प्रदीप है या तुम्हारे यहाँ शांत है, उन सब में इस तरह से दिया गया है। और E0 वैल्यू के जब हम बड़ी क्लास में पहुंचेंगे ना तो E0 वैल्यू के बेस पर इनको अरेंज किया गया है। एक्चुअली अभी आपने सिंपली ऐसे इसको रट लिया है या याद कर लेंगे, बट क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण है E0 वैल्यू, ये एक अलग चीज़ है। E0 वैल्यू अलग कॉन्सेप्ट है, ये आप जब 11th और 12th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो मैंने जो ये आपको टेबल बताई है ये E0 वैल्यूज़ के बेस पर जो 12th में दी गई है वहाँ से लेकर के बताई है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये वाला क्रम दिया गया है और हमने ये वाला लिखा दिया है। सो डोंट बी कंफ्यूज, कॉन्फिडेंटली आप उसको याद कर लीजिए। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और फिर आप चले जाएंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो अभी क्वेश्चन हमारा ये है कि अरेंज द following metals in the increasing in their increasing reducing power। ये दे दिया, इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन असाइनमेंट का
दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसको समझने में तो आप वहीं पर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो नेक्स्ट में या आपको और जो भी परेशानी आ रही है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए, नहीं तो जब लाइव चैट करते हैं उस समय क्लास के समय भी पूछ सकते हैं आप लोग। देन क्वेश्चन थर्ड है आपका, which of the metal will most easily oxidized? Also arrange the following metals in the their increasing tendency of ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे और उसमें से भी आप दो जवाब हो गए आपके। एक क्वेश्चन तो ये हो गया मीन्स ए पार्ट और बी पार्ट ये हो गया अरेंज करने के लिए। तो जितने मेटल्स हम दे रहे हैं उनमें से आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है कि मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज्ड कौन सी हो जाएगी, और बी पार्ट में बताना है कि सारी मेटल्स को आप कैसे इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन में रखेंगे, ऑफ देयर ऑक्सीडेशन, खुद के ऑक्सीडेशन के। मेटल्स खुद ऑक्सीडाइज होगी तब दूसरे को रिड्यूस करेगी, यानी उसके पास रिड्यूसिंग पावर होती है और खुद के ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होती है, खुद ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होती है या ऑक्सीडाइज होती है, ये बोलेंगे हम केमिस्ट्री की भाषा में। तो क्वेश्चन की भाषा को ध्यान से पढ़िए, समझिए। तो आपके लिए क्वेश्चन है Mg SN Fe NaLi। ये अभी नहीं दे रही हूँ मैं Na और Li, क्योंकि थोड़ा सा 11th क्लास में इसमें जाओगे तो थोड़ा पढ़ोगे, इसीलिए थोड़ा मैं दूसरा दे रही हूँ आपको, Fe और कैल्शियम एंड लेड, ये दे रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सो गुड बाय, हैव ए नाइस डे, और सभी आराम से पढ़ते रहिए। होमवर्क डेली करना है आपको, नोट्स डेली बनाना है, और जो भी परेशानियां हो वो अपने ग्रुप में डाल देना है कमेंट्स में। ठीक है।